नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पायरेंट अड्डा में, जहां पर हम आज यूपीपी 2018 की फर्स्ट शिफ्ट की जीएस को देखेंगे, जो हमारे यूपी फायरमैन के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 2017 में कजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसमें 2017 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्हें किस विधा का मिला था? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित या साहित्य? तो इन्हें 2017 में मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। आइए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार 2018 में ओल्गा टोकार्चुक को दिया गया था, और जो दूसरा साहित्य का पुरस्कार है 2019 में जो दिया गया है, वो पीटर हैंडके को दिया गया है। और इसी तरह जो 2020 में नोबेल दिया गया है, वो दिया गया है लुईस ग्लुक को। तो इस तरह से तीनों साल के साहित्य के पुरस्कार हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब है बिलावल भुट्टो जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, शेरी रहमान या मुमताज़ महल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरी रहमान। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? गरुण, पृथ्वी, ब्रह्मोस, नारायण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मोस। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं? 4, 1, 2 या फिर 3? तो इसका सही जवाब होगा 2 ट्रेनें चलती हैं। कौन कौन सी? समझौता एक्सप्रेस और दूसरी है थार एक्सप्रेस। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल में ही एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो अभी 2018 के आसपास फेसबुक का डेटा चोरी होने के इल्ज़ाम लग रहे थे, तो उसमें कौन सी कंपनी का डेटा चोरी हुआ था? अमेजन, गूगल, सिस्को या फिर कैम्ब्रिज एनालिटिका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। ये जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है, ये फेसबुक के लिए एप्लीकेशंस बनाती है। तो ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी। 2017 में कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन है शंघाई, बीजिंग, मॉस्को, नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड वेलेस्ली। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। किस शिष्य को सौंप दिया गया? रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, अजीत सिंह, जुझार सिंह। तो इसका सही जवाब होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, बंदा बहादुर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पाकिस्तान नाम का सबसे पहले
द्वारा गढ़ा गया था। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने बनाया था या लिया था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली या फिर मौलाना आज़ाद ने? तो इसका सही जवाब मित्रों होगा चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान नाम गढ़ा था। आइए अगले क्वेश्चन पे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में छोड़ दिया? कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट एक्ट या फिर साइमन कमीशन? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है तो वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या फिर वुलर झील? तो भारत के संदर्भ में पूछ रहा है मीठे पानी की झील, तो सही जवाब होगा वुलर झील, ऑप्शन नंबर डी, वुलर झील। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत का जो संविधान बनाने की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है। इसका सही प्रश्न इस तरह है कि भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है। यह किस देश के समान है? तो दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। तो इसमें पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संसद द्वारा कब अपनाया गया, बनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा 2006, 2007 या 2008 या 2009? तो जो इस प्रश्न का सही जवाब है तो वो है ऑप्शन नंबर डी, 2009 में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाराजा सवाई जयसिंह, जिन्हें जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। महाराजा सवाई जयसिंह ने एक खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित की थी? तो वो स्थापित की थी उज्जैन में, शिमला में, भरतपुर में या फिर जोधपुर में? तो आपको सही आंसर बताना है। महाराजा सवाई जयसिंह ने जो वेधशाला, खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी तो वो स्थापित की थी उज्जैन में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। तो किस बीमारी में पहले 2 टीके लगते थे लेकिन अब एक टीका लगेगा उन सब का? तो इसका सही जवाब क्या है? खसरा और रुबेला के लिए, खसरा और गलसुआ के लिए, रुबेला और तपेदिक के लिए, इन्फ्लुएंजा और गलसुआ के लिए? तो इसका सही जवाब क्या है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए खसरा और रुबेला। दोनों के लिए पहले अलग अलग टीके लगते थे, लेकिन अब उनके लिए एक टीके का शुभारंभ किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर एक गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर बरेली। तो इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद। जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद ज़िला है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो इसमें पूछा गया है कि 1947 में भारत की किसी रियासत ने कहा कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे, लेकिन जब वहाँ के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने भारत में रियासत को मिलाने का समर्थन किया। तो कौन सी रियासत थी? रामपुर, जूनागढ़, फरीदकोट या फिर पोरबंदर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ध्यान रखना मित्रों, पेपर करते वक्त ये गोले या टिक मार लिया करो। वो क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है या पूछ रहा है कि कर्क रेखा किस राशि से गुजरती है या फिर नहीं गुजरती। तो इसमें पूछ रहा है नहीं गुजरती, तो इसमें ध्यान रखना है कि किस राज्य से नहीं गुजरती। तो राजस्थान से नहीं गुजरती, त्रिपुरा से नहीं गुजरती, मिजोरम से नहीं गुजरती या फिर उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश से। कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, ऊपर के तीनों राज्यों से गुजरती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसी राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? द्विसदनात्मक प्रणाली किस राज्य में नहीं है? इस प्रश्न में ये पूछा गया कि किस राज्य में द्विसदनात्मक प्रणाली नहीं है? उत्तर प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में? आप लोग इसका भी सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो किस राज्य में नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसको इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की अस्थाई समिति, अस्थाई समिति पूछता तो आप लोग ध्यान इस चीज़ का रखा कीजिए कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू, जो थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी इसमें पूछा जा रहा है। भास्कराचार्य द्वारा, महावीराचार्य द्वारा, आर्यभट्ट द्वारा, ब्रह्मगुप्त द्वारा? तो अधिकतर लोग इसमें गलती करेंगे। सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो मैं देखना चाहूँगा कि किसका सही जवाब आता है। ज़्यादातर लोग इसमें आर्यभट्ट लगाएंगे, लेकिन गलत है। जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, महावीराचार्य द्वारा गणित सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी गई है।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो एक किताब लिखी है किसी ने, अनलैसिंग इंडिया, जिसमें बताया गया है कि 25 से 30 वर्ष में भारत विश्व गुरु या महाशक्ति कैसे बन सकता है। तो ऑप्शन है वीरप्पा मोइली, एस.एम. कृष्णा, शशि थरूर, मनोहर पारिकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनलैसिंग इंडिया जो है वो वीरप्पा मोइली द्वारा लिखी गई है। इस तरह की किताबों का काफ़ी जिक्र होता है। तो 2019-20 में जो भी किताबें लिखी गई हैं, पब्लिश की गई हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, मैं उन सब के लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और के बीच पहली हमसफ़र श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की। तो दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार से कहाँ तक हमसफ़र श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की, तो ये पूछना चाह रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों? इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी या फिर बलिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर से आनंद विहार या फिर आनंद विहार से गोरखपुर के बीच में पहली हमसफ़र ट्रेन की शुरुआत हुई। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश की स्थित है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी या फिर बाराबंकी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो पर्वत, पठार ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, खासकर स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें पहाड़, पुस्तक ऐसे करके जो भी, या तो उस साल सबसे पहला हुआ कि इस साल नया क्या हुआ, ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जो कि आते हैं। तो उसी तरह का ये है, ये हमेशा ही पूछा जाता है कि हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा शिखर, पहला, तीसरा कौन सा है? तो इसमें क्या होगा? माउंट लहोत्से, माउंट मकालू, माउंट फूजी, माउंट कंचनजंगा। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माउंट कंचनजंगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय फूल और पुष्प एक ही है, ध्यान रखिएगा इस बात को। गुलाब है, गेंदा है, चमेली है या फिर पलास है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है, फूल है, वो है पलास। ये है पलास का फूल, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है पलास का फूल। यही हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो ऑप्शन है पेट में, अग्नाशय में, जिगर में या फिर पित्ताशय में। तो इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन नंबर डी, पित्ताशय में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो इसको मैंने बताया है पहले की वीडियो में, आप लोग देख लें। अगर वो नहीं मिलती तो मैं इसमें आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? तो इसका है 12 अगस्त 1993। तो इसमें 12 अगस्त नहीं है, इसमें है 2000, 1995, 1993, 1950। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1993। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फंगस के कारण होता है? बताया गया है कि फफूंद या फंगस के कारण कौन सा रोग होता है? तुंडिका शोथ टॉन्सिल्स गले में होते हैं, कई तरह के टॉन्सिल्स होते हैं। पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा, दाद। तो इसमें पूछा गया है फफूंद के कारण कौन सा होता है? तो फफूंद के कारण होता है हमारा दाद। ये रोग है वो फंगस के कारण होता है मनुष्य के शरीर में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक उत्पादन किया? सही जवाब बताइएगा मित्रों। ये उत्तर प्रदेश के बारे में है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या है। 2016-17 में सबसे देश में जितनी चीनी उत्पादित होती है उसका 1/3 अकेले उस राज्य ने किया। गुजरात ने, उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने या फिर कर्नाटक ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर परीक्षाओं में अगर ऑप्शन उत्तर प्रदेश दिया है तो ऑप्शन वही रहता है, आंसर वही रहता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता और ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, जिसमें आपके सही होने की संभावना 80% तक रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो बहुत से छात्र इसको लेकर गलतफहमी में रहते हैं कि संविधान को हाथ से किसने लिखा या संविधान को किसने लिखा। तो संविधान को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही लिखा है। तो इसमें पूछ रहा है हाथ से सबसे पहले किसने लिखा? तो ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, सरोजिनी नायडू ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो सबसे पहले भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को हाथ से लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हाथ से पूछ रहा है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर फॉलिक एसिड? जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उनको आसानी होगी, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बायोटिन कहते हैं B7 को। मेडिकल पे आप लोग जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि जो दवाई में काफ़ी जगह लिखा रहता है B7 ऐसे करके, तो आप वहाँ देख लीजिएगा बायोटिन या फिर B7 करके लिखा रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? हॉकी के जो महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में, इलाहाबाद में? मुझे लगता है सभी बच्चों के पता होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दीजिएगा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज हो गया है।
तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि ऑप्शन में डी दे दे, तो आप लोग इलाहाबाद याद करें और ऑप्शन में डी आ जाए तो बताएं कि सर आपने बताया नहीं कि प्रयागराज था, तो प्रयागराज इलाहाबाद आया, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? हिंदी में हम लोगों ने काफ़ी बार इसे पढ़ा है, तो सबको ये पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ है। कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद या फिर वाराणसी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। हम लोग 10th के बाद से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि किसी से भी गलत नहीं होगा, जिसका ऑप्शन नंबर है डी, वाराणसी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो इन चारों में से सही कौन सा है? ये सही है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। सभी लोगों ने जानते होंगे कि सारे के सारे क्रांतिकारी थे, यहीं से ज़्यादातर अपनी मूवमेंट करते थे। तो ज़्यादातर इतिहास के विद्यार्थियों को पता होगा कि जो सबसे उत्तर प्रदेश का पुराना विश्वविद्यालय है वो है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, तो गोरखपुर को, मुरादाबाद को, बनारस को या फिर कन्नौज को? तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑप्शन नंबर डी है कन्नौज को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? हमारा पड़ोसी देश है तो सभी को पता ही होगा कि कौन कौन है। बर्मा को कहा जाता है, नेपाल को कहा जाता है, बांग्लादेश को कहा जाता है या फिर भूटान को कहा जाता है? काफ़ी बार ये प्रश्न आया हुआ है यूपीपी और उत्तर प्रदेश की कई परीक्षाओं में, तो जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जीएस का चैप्टर समाप्त होता है। अगले में हम लोग हिंदी करेंगे, जो कि आने वाली परीक्षा में हमारी बहुत ही मददगार साबित होगी। आपको हिंदी का भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं दे दूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।